नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 14 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया कि अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार के सभी विभागों में 10 लाख भर्तियां होंगी। आप प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के सामने प्रधानमंत्री कार्यालय में ही मंत्री जितेंद्र सिंह के उस बयान को रखिए जो उन्होंने सदन में दिए हैं और पूछिए कि जो सरकार 18 महीने में 10 लाख भर्तियां कर सकती है, उस सरकार ने 2014 से 22 के बीच यानी 8 वर्षों में 8 लाख से भी कम भर्तियां क्यों की हैं। केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर 2020 के बीच मात्र 7,22,000 ही भर्तियां की हैं। 2018-19 और 19-20 को चुनावी वर्ष मान लें तो उस साल काफी भर्तियां निकली थी, खूब प्रचार भी हुआ, लेकिन तब भी उन 2 वर्षों में 1,85,196 नौकरियां ही दी गई। जबकि 2014 से 2022 के बीच केंद्र की भर्तियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। इन आवेदनों के जरिए सरकार के पास कितना पैसा आया, अगर यह सवाल भी पूछा गया होता तो पता चलता कि भर्ती के फॉर्म से भले युवा को नौकरी ना मिले, लेकिन सरकार को कितना पैसा मिला। आप दर्शकों से भी कुछ सवाल है। सवाल का मकसद है कि क्या गरीबों की तकलीफ से जुड़ी खबरें गरीब देख रहे हैं? क्या प्राइम टाइम के करोड़ों दर्शकों में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1,000 रुपए का सिलेंडर भराना छोड़ दिया है? या सारे दर्शक इस श्रेणी के हैं कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए से अधिक हो गया है? आज के द हिंदू अखबार में जैस्मिन और विग्नेश ने एक विश्लेषण किया है। इससे पता चलता है कि 2017 में यूपी और 2019 में लोकसभा का चुनाव था, तब सब्सिडी आसमान से बरस रही थी। चुनाव खत्म होते ही सब्सिडी की बारिश बंद होने लग गई। मई 2020 से मई 2022 के दौरान केंद्र सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी। चुनावी वर्षों के दौरान यानी 2017 से 2020 तक रसोई गैस पर सबसे अधिक सब्सिडी दी जाती है, कुल 84,845 करोड़ की। लगा कि सरकार चाहती है कि गरीब भी सिलेंडर के बराबर खड़ा हो सके, मगर चुनाव के बाद सब्सिडी में भयानक गिरावट आने लगती है। 2018-19 में 37,209 करोड़ की सब्सिडी दी गई, जो 2020-21 में घटकर 11,896 करोड़ पर आ गई। अब आदमी का कद सिलेंडर से छोटा होने लग जाता है। इसी 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया है कि 2018-19 में औसत प्रति व्यक्ति 3 सिलेंडर भराए गए। 2020-21 में 4.39 सिलेंडर भराए गए। याद रखना चाहिए कि इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 3 सिलेंडर फ्री दिए गए, नहीं तो यह औसत कितना कम होता अंदाजा लगा सकते हैं। 2021-22 में रसोई गैस की सब्सिडी की राशि 242 करोड़ हो जाती है। कहां तो 4 साल तक हर साल औसतन 24,185 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और उसके बाद 2021-22 में मात्र 242 करोड़ की दी जाती है। इस बीच दाम बढ़ने लगते हैं और आम आदमी सिलेंडर के बोझ तले दबने लग जाता है। 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान होता है, लेकिन उसके बाद भी गरीबों को एक सिलेंडर 853 रुपए का पड़ता है। क्या यूपी चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय करोड़ों रुपए की सब्सिडी वोट के लिए दी गई? क्या ये रेवड़ी बांटी गई या अधिकार था? अगर अधिकार के रूप में दिया गया तो सब्सिडी 37,000 करोड़ से घटकर 242 करोड़ पर कैसे आ गई? हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा दर्शक है जो सिलेंडर खरीदने की स्थिति में नहीं है? वो इतने भारी भरकम आंकड़ों को कैसे देखता होगा? क्या इससे उसका दर्द हल्का हो जाता होगा या और बढ़ जाता होगा? पुणे की पुलिस ने जानकारी दी है कि पिछले साल 16 से 25 साल की उम्र की पूरे जिले में 1628 महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं। जिस समाज में इतनी बड़ी संख्या में औरतें घर वालों से तंग आकर घर से भाग जा रही हों, उस समाज में सिलेंडर के दाम को लेकर कौन रो रहा होगा? क्या उस समाज को वाकई इस बात से फर्क पड़ता है कि पिछले ही साल जब पुणे जिले की 1628 औरतें घर से भाग रही थीं, तब भारत भर की जेलों में 2,544 लोग हिरासत में दम तोड़ रहे थे। वे पुलिस की यातना से भाग नहीं सके, इसलिए मर गए। ऐसी खबरों की रूटीन छपाई से आपको मुंह दिखाई में जागरूकता मिलती है या नहीं, बस इतना सा सवाल है। उत्तर प्रदेश, जहां बातों बातों में राम राज्य घोषित हो जाता है, वहां 2 वर्षों में पुलिस की हिरासत में 952 लोगों की मौत हुई है।
यह देश में सबसे ज्यादा है। जहां कम है बंगाल और बिहार, वो भी कुछ खास कम नहीं है। आखिर यूपी की पुलिस ऐसा क्या करती रही कि उसकी जेलों में अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच 501 लोगों की मौत हो गई। उसके पहले के वर्ष में हिरासत में हुई मौतों की संख्या यूपी में 451 थी। 2 साल के भीतर भारत भर की जेलों में 4484 लोगों की मौत हिरासत में होती है। आप कब तक इस जवाब से काम चलाएंगे कि ये तो हमेशा से होता आ रहा है। जब देश कोरोना के प्रकोप से सहमा हुआ था, उस दौरान लोकतंत्र की जननी अर्थात विश्वगुरु भारत की जेलों में मरने वालों की संख्या 2544 कैसे हो गई? क्या भारत की जेलें मारने की फैक्ट्री में बदल चुकी हैं? पुलिस के जूतों को मारने का वरदान मिल गया है, या पुलिस वालों की मूंछों को या डंडों को? क्या आप बता सकते हैं भारत में कोई कानून कितना प्रभावी है? यह उसके सदुपयोग से नहीं बल्कि दुरुपयोग से तय होता है। कुछ कानूनों का दुरुपयोग इतना बढ़ जाता है कि उसे हटाकर नया कानून लाया जाता है ताकि दुरुपयोग जारी रहे। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए टाडा आया, फिर पोटा आया, अब यूएपीए है, जिसके दुरुपयोग की चर्चा अक्सर सुनाई देती रहती है। छत्तीसगढ़ की जेल से 113 लोगों के बाहर आने का यह मंजर देखिए। लगता है कि कोई रेलगाड़ी स्टेशन आई है और बहुत सारे यात्री उतरकर बाहर आ रहे हैं। कितनी जल्दी हम भूल गए कि बिना किसी सबूत के इन सभी पर यूएपीए लगाकर 5 सालों के लिए कैद कर दिया गया। ये जेल में रहे, माओवादी बता दिया गया। यह आंकड़ा जरूरी है कि भारत की जेलों में केवल हिरासत में लोग मारे नहीं जाते हैं, बल्कि हिरासत में डालकर मार देने के दूसरे और भी तरीके हैं। लगे हाथ आपको यूएपीए का रिकॉर्ड भी बता देता हूं। 2018 में यूएपीए के तहत 1421 लोग गिरफ्तार हुए, सजा मिली 35 को। 2020 में 1321 लोग गिरफ्तार हुए और सजा मिली 80 को। आप इस तरह की ज्यादती से नजर नहीं फेर सकते। यह भी नहीं कह सकते कि कानून अपना काम कर रहा है। दुरुपयोग ही कानून का सदुपयोग हो गया है। इसी बात को अदालतें अब दूसरे तरीके से अंग्रेजी में कहने लगी हैं, प्रोसेस इज पनिशमेंट। असम के अखिल गोगोई को यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार कर कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। एनआईए कोर्ट के जज प्रांजल दास ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं और जिन पर चर्चा हुई है, मैं सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सभी साक्ष्यों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के इरादे से आतंकी कार्रवाई की गई या लोगों को आतंकित करने के इरादे से आतंकी कार्रवाई की गई। इसलिए अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने का कोई मामला नहीं बनता है। क्या कानून इसी के लिए काम कर रहा था कि किसी को भी उठाकर यूएपीए की धारा लगाकर बंद कर दो, ट्विटर पर लिख देने से भी यूएपीए लगा दो। चीफ जस्टिस ही कह रहे हैं कि पुलिस के अफसरान नेताओं के हाथ में खेल रहे हैं, दूसरों को फंसाते हैं, फिर सरकार बदलती है तो उस अफसर को फंसाने कोई और आ जाता है जो पहले की सरकार में किसी और को फंसा रहा था। इस तरह से आप देखते हैं कि फंसाने का अफसाना चलते रहता है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तब फिर चीफ जस्टिस से लेकर तमाम न्यायाधीशों को अदालत के भीतर और बाहर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने जुबैर के मामले में फैसला सुनाते हुए लिखा है कि जो तथ्य दिए गए हैं उससे साफ दिख रहा है कि याचिकाकर्ता यानी जुबैर के खिलाफ क्रिमिनल जस्टिस के तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात के बावजूद कि एक ही ट्वीट को लेकर अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है, याचिकाकर्ता यानी जुबैर को लेकर देश भर में अलग अलग जांच और पूछताछ होती है। नतीजा यह हुआ कि इन मामलों में खुद के बचाव के लिए यानी जमानत दायर करने के लिए उन जिलों में जाने के लिए कई वकील रखने पड़े। हर जगह आरोप एक ही था मगर अलग अलग अदालतों में जाना पड़ा। इसका नतीजा यह निकला कि वह यानी जुबैर आपराधिक प्रक्रियाओं के अंतहीन चक्र में फंस गया, जहां प्रक्रियाएं ही अपने आप में सजा हो जाती हैं। हम बता दें कि हम फैसले का शब्दशः अनुवाद नहीं पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने लिखा है कि पुलिस अफसर का कर्तव्य बनता है
कि वह किसी को गिरफ्तार करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करे, किसी को सजा देने के लिए गिरफ्तार ना करे, ना ही गिरफ्तारी इसके लिए बनी है। अगर कानून को इसी तरह काम करने दिया गया और सवाल नहीं उठाए गए तो जुबैर से लेकर अखिल गोगोई, दिशा रवि से लेकर डॉक्टर कफील खान के मामले में कानून के काम से कानून का ही नाम खराब हो जाएगा। इसलिए ईडी को लेकर उठ रहे सवालों का एकमात्र जवाब यह नहीं हो सकता कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून सबके लिए बराबर है। यह बराबर तब होता जब इसकी गिरफ्त में वही लोग नहीं दिखाई देते जो विपक्ष के नेता हैं, वही लोग नहीं दिखाई देते जो पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। पिछले 8 साल में कानून ने जिस तरह से कुछ खास लोगों के खिलाफ काम किया है, उसे लेकर किसी भी सजग नागरिक को चिंता होनी चाहिए। अगर कानून अपना काम करता तो 1 साल के भीतर 2544 लोगों की मौत पुलिस की हिरासत में नहीं होती। सरकार को बताना चाहिए कि अवैध एनएसए लगाने वाले अफसरों के खिलाफ उसने क्या कदम उठाए, क्या कार्रवाई की, किसी पर फर्जी यूएपीए लगाने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। तब सरकारी पक्ष की बात में दम नजर आता कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार देख रही है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज भी ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की। उनसे करीब 12 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस ने ईडी को लेकर मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सचिन पायलट, पवन बंसल, नेट्टा डिसूजा, श्रीनिवास बीवी सहित कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा दूसरे दिन भी कांग्रेस ने ईडी को लेकर संसद भवन से मार्च निकाला, लेकिन विजय चौक पर कई सांसद और नेता हिरासत में ले लिए गए। कांग्रेस ने अपनी महिला सांसद का एक वीडियो ट्वीट किया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और कपड़े फट गए। उधर आज कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस ने कहा कि ईडी तमाशा कर रही है, आतंक फैला रही है। राहुल गांधी से 5 दिनों की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से क्या पूछना रह गया है। इनके पास कई साल से दस्तावेज हैं, कई बार पूछताछ हो चुकी है। ईडी का दुरुपयोग कर सरकारें गिराई जा रही हैं। महाराष्ट्र में 28 दिन हो गए लेकिन वहां कोई मंत्रिमंडल नहीं बना है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी के डर के कारण मीडिया में भी महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती है। मीडिया मालिक घबराए हुए हैं कि कब ईडी आ जाए। महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है, तो कितना मीडिया दिखाता है उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब सीबीआई पहुंच जाए। ये स्थिति है देश के अंदर और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है। डिस्कशन डिबेट होती है तो क्या होती है उन मुद्दों पर। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पर है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर और जांच एजेंसियां उनको जांच के लिए बुला रही हैं। तो देश ये सवाल पूछता है, क्या गांधी परिवार की जांच ना हो? क्या उनके लिए अलग नियम कानून बने? क्या उनको जांच के लिए बुलाया जाए तो बवाल वो सड़कों पर करे? और जब जब सोनिया गांधी जी ने टाइम मांगा, जांच एजेंसियों ने टाइम दिया। राहुल गांधी जी ने टाइम मांगा, उनको तब समय दिया। ये लोग जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस जांच से बचने के लिए, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़कों पर बवाल कर रही है
और उसको सदन के साथ जोड़ने का काम कर रही है। पूरे भारत में नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट चल रहा है। यूपी सरकार के ही मंत्री दिनेश खटीक ने इस परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस बारे में कानून ने अभी तक क्या काम किया और ईडी ने क्या काम किया, जानकारी नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी का कानून कभी सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के खिलाफ काम नहीं करता, न जांच करता है। ईडी के खिलाफ आरोप लगाने में विपक्ष एक मत तो नजर आता है, मगर उसके खिलाफ प्रदर्शन के मामले में सबकी रणनीति अलग अलग होती है। यहाँ के ईडी का जो दफ्तर है वहाँ मैं खुद स्वयं जाने वाला हूँ और जो कुछ उन्हें जांच करनी है वो जांच करने के लिए उनके सामने अवेलेबल रहने वाला हूँ। जैसे ही शरद पवार ने कहा कि वे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए खुद ही ईडी के दफ्तर जाएंगे, सन्नाटा पसर गया। 27 सितंबर 2019 को शरद पवार ने ट्वीट कर बताया कि इसके बाद मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने आए, गुजारिश की कि आपके जाने से महाराष्ट्र और मुंबई में कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ईडी के दफ्तर ना जाएं, उन्हें अगली तारीख बता दी जाएगी। तब ईडी क्यों बीच रास्ते से लौट आई? क्या राजनीतिक कारण नहीं रहे होंगे? उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बारे में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया था कि एनसीपी लोगों की सहानुभूति लेने के लिए ईडी का विरोध कर रही है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ही ईडी पर विश्वास नहीं करता, बल्कि ईडी भी विपक्ष की सरकारों पर विश्वास नहीं करती है। आज की ही खबर है कि ईडी चाहती है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की जांच केंद्र सरकार के डॉक्टर करें। उसे दिल्ली सरकार के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि सत्येंद्र जैन को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से हटाया जाए, उनकी जांच एम्स या आरएमएल में हो। राजनीति इस स्तर पर जांच एजेंसियों को ले आई है कि हंसी भी आती है। ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ईडी को अपना अस्पताल बनाने, उसमें अपना डॉक्टर और नर्स रखने की अनुमति दी जाएगी और बजट भी दिया जाएगा। जब केंद्र सरकार और केंद्र की एजेंसियां शक करें तो वो ठीक है, लेकिन जब विरोधी दल या विपक्षी सरकारें ईडी पर शक करें तो वो ठीक क्यों नहीं है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी ईडी की गिरफ्त में हैं। 30 मई को ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैन पर कोलकाता की एक कंपनी के साथ 2015-16 में हवाला लेन देन के आरोप हैं। जैन अभी तक जेल में हैं। उन्हें आज तक स्वास्थ्य मंत्री के पद से नहीं हटाया गया। आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी के दुरुपयोग के कई आरोप लगाए, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की तरह कोई प्रदर्शन नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। छापों के मामले में बंगाल का राजनीतिक इतिहास कुछ और है। 2014 के बाद से तृणमूल के जिन नेताओं पर नारदा और शारदा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें से कई बीजेपी में आ गए और वापस तृणमूल में भी चले गए। इससे जांच एजेंसियों और उनकी राजनीतिक भूमिका संदिग्ध तो होती है, लेकिन इसके बाद भी पार्थ चटर्जी का मामला काफी गंभीर लगता है। राजनीति का काला सच हर तरफ है, लेकिन जब एक तरफ का ही पैसा पकड़ा जाता है तो विपक्ष में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ की राशि पकड़ी गई है। ऐसे घोटाले का सच हर तरफ हर राज्य में है, लेकिन जो भी पकड़ा गया उसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। इतनी रकम यहां इस तरह से रखी हुई है। बंगाल में शिक्षा विभाग में नियुक्ति में घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ इस तरह से अभियान नहीं छेड़ा है। वे जांच की बात करती हैं, लेकिन अभी तक पार्थ चैटर्जी का इस्तीफा नहीं हुआ है। विपक्ष के खिलाफ ईडी की अब तक की कार्रवाई में बंगाल का यह छापा सबसे बड़ा और संगीन लगता है। यह खबर आज की है। अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से बड़ी मात्रा में नगद मिला है। इतने नोट मिले हैं कि गिनती के लिए बैंक अधिकारियों से कहा गया कि मशीन लेकर पहुंचे। ईडी को अलमारियों से कैश मिला है। साथ ही यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब हम आपको 1 मई 2016 की एक खबर के बारे में बताना चाहते हैं। यह खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू में भी छपी है। ईडी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम होता है जिसमें राजस्व सचिव हसमुख अधिया और ईडी के निदेशक करनाल सिंह पहुंचते हैं। हसमुख अधिया बाद में वित्त सचिव भी बनते हैं। ईडी दिवस के मौके पर हसमुख अधिया ने ही कह दिया कि मामलों को अंजाम तक पहुंचाने में जो देरी होती है वो समझ से बाहर है। हमें कुछ करना होगा, हर जगह उंगली डालने की जरूरत नहीं।
वही केस उठाइए जिसे पूरा कर सकते हैं। यह ठीक बात नहीं है कि कई कई साल तक केस चलते रहे। ईडी के मामलों में सजा की दर बहुत कम है, सजा पर ध्यान दीजिए। आधिया कहते हैं कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, मतलब खाने से ही पता चलेगा खीर का स्वाद कैसा है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक सजा नहीं होगी कैसे पता चलेगा कि मामले में दम है। इसके बाद ईडी के निदेशक, उसी खबर का हिस्सा बता रहा हूं, करनाल सिंह उठकर आते हैं और जवाब देते हैं कि अगर किसी को सजा नहीं मिली है तो रिहाई भी नहीं मिली है। यह कमाल का जवाब है कि किसी को सजा नहीं मिली तो रिहाई भी नहीं मिली, यही छपा भी है। करनाल सिंह कहते हैं कि मामले कोर्ट में लंबित हैं। हमारे आरोपी बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें कोर्ट जाने में देरी नहीं लगती, तो क्या वे कोर्ट ना जाएं? आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों को लेकर एक फैसला आया है। 242 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी कि पीएमएलए को लेकर जो संशोधन हुआ है उसे करने का अधिकार संसद को नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा भी बहुत व्यापक है। इस कानून में पीएमएलए के तहत ईडी को नहीं बताना पड़ता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है। एफआईआर के समान ईसीआईआर की कॉपी भी नहीं दी जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है। जांच के दौरान आरोपी जो भी बयान देता है उसे ट्रायल के दौरान सबूत मान लिया जाता है। इसके तहत जमानत की शर्तें बहुत सख्त हैं, जमानत नहीं मिलती है। ये सारे प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। इस विषय पर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने बहस की है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 2002 में धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए लागू होने के बाद से कथित अपराधों को लेकर सिर्फ 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों द्वारा कवर की गई कुल राशि लगभग 67,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत 2 आतंकवादियों को सजा भी हुई है, उनके पैसे के सोर्स को पकड़ा भी गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच के समक्ष चल रही थी। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंच के सामने सवाल था कि पीएमएलए में कुछ संशोधन किए गए हैं, वो नहीं किए जा सकते थे। संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता था या नहीं, यह सवाल हमने 7 जजों की पीठ के लिए खुला छोड़ दिया है। संशोधन के सवाल पर अब 7 जजों की पीठ फैसला करेगी। इसी के साथ जस्टिस खानविलकर की बेंच ने कहा कि गंभीर अपराध रोकने के लिए कड़े कदम बहुत जरूरी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता है। इसलिए ईडी अधिकारियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेने के समय हिरासत के आधार का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। ईडी अफसर पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए पीएमएलए के तहत एक अपराध में दोहरी सजा हो सकती है। कोर्ट ने सभी ट्रांसफर याचिकाओं को वापस संबंधित हाईकोर्ट को भेज दिया है। जिन लोगों को अंतरिम राहत है वो 4 हफ्ते तक बनी रहेगी, जब तक निजी पक्षकार अदालत से राहत वापस लेने की मांग न करें। ईडी के इन अधिकारों का प्रभाव बहुत व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कभी उन आरोपों का जवाब मिल पाएगा जो ईडी को लेकर उठ रहे थे? इस फैसले का असर काफी गहरा होने जा रहा है। अगर भारत की जनता बिना विपक्ष के, बिना किसी विरोधी स्वर के किसी लोकतंत्र का ख्वाब देख रही है, उसे देखने दीजिए। बस जागने पर वो ना कहे कि क्या देख रहे थे। आप यह भी देख रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में व्यवधान पैदा करने के कारण अभी तक 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। यही रफ्तार रही तो मानसून सत्र का नाम कहीं निलंबन सत्र ना पड़ जाए। इसका नतीजा यह है कि संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के आगे निलंबित सांसद आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों का कहना है कि संसद में उनके मुद्दों पर बहस क्यों नहीं हो सकती है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने ndtv.com पर लिखा है कि विपक्ष के 10 सांसदों ने निलंबन के खिलाफ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि निलंबन वापस हो, मगर जवाब मिला कि माफी मांगने पर ही निलंबन वापस होगा। अखिलेश ने यह बात सूत्रों के हवाले से लिखी है।
यह भी लिखा है कि सरकार अगले हफ्ते महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। इस दौरान बताया गया है कि 1989 में लोकसभा से 63 सांसद निलंबित किए गए थे। 2015 में 25 सांसदों को निलंबित किया गया था। विपक्ष ने निलंबन वापसी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती। सरकार की अपनी दलील है। सरकार कह रही है कि तख्ती लेकर सदन में आने या नारे लगाने पर, वेल में चले आने पर सांसदों को भारी मन से निलंबित करना पड़ रहा है। सवाल है कि सदन की कार्यवाही पूरे दिन और इस तरह कई दिन के लिए निलंबित हो जाती है। उसके बजाय क्या यह अच्छा नहीं होता कि सरकार 4-5 घंटे की चर्चा खुद से मान लेती? गुजरात में नकली शराब से हुई मौतों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आज आम आदमी पार्टी के सांसदों ने गुजरात में शराब से 40 लोगों की मौत को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। गुजरात के वलसाड में आज शराब की पार्टी कर रहे 20 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। शराब का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो अभी पूरा देश जो अभी महंगाई में ऐसा जल रहा है, हमको वी आर बीइंग अनेबल टू डू एनीथिंग, तो उसी का प्रोटेस्ट में हम कर रहे हैं। नहीं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि महंगाई वैसा नहीं, अमेरिका में नहीं है, बेवजह जानबूझकर आप लोग। महंगाई अमेरिका में कहाँ है और चांद में क्या है, उससे तो हमारा मतलब नहीं है। इंडिया में क्या महंगाई है, उससे तो हमारा मतलब है। और लोगों के ऊपर मूढ़ी बताशा, ये अमेरिका में क्या हो रहा है, मूढ़ी का प्राइस तो अमेरिका में इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमको इफेक्ट हो रहा है। बताशा का प्राइस, दही का प्राइस तो हमें इफेक्ट हो रहा है। तो हम इस मुद्दे को रेस करें। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका का सरकार जाने। लेकिन सरकार क्यों कह रही है कि महंगाई नहीं है, वो तर्क दे रही है। और सरकार का तो ये हैबिट ही है कि जैसा ऑस्ट्रिच बर्ड होता है ना, जो अपना माथा जमीन के अंदर घुसा देता है और सोचता है कोई उसे देख नहीं पाता है। तो ये सरकार का भी यही सिचुएशन हुआ है कि वो सोच रहा है कि वो जो अपना सर जमीन के अंदर डाल दिया और कोई उसको देख नहीं रहा है। आज आपको भी निलंबित कर दिया गया। देखिए, तो रोज यही काम करेंगे, इनके पास और कोई काम नहीं है। और मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। 55 लोगों की जान गई है गुजरात के अंदर। और मैंने सदन में 267 का नोटिस दिया, चर्चा की मांग की, मुझे इजाज़त नहीं दी गई और सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी गुजरात से हैं, सदन में आए और जवाब दें कि जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहाँ नकली शराब कैसे बिक रही है। जब ग्राम प्रधान ने वहाँ के कई बार शिकायत की थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आरोप करता है कि आपने चेयर की और कागज को। जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमको अपना प्रोटेस्ट करना है। सरकार का ध्यान हमारी ओर जाए, इसके लिए ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैंने कागज फाड़ के फेंका था चेयर की ओर। हम 4 घंटे का 8 घंटा चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते हैं। तो वो महारानी जो है, महारानी और युवराजा को जो रेगुलर तरीके से इंक्वायरी हो रहा है, हम इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? इंक्वायरी हो जाए, देश में कानून है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, नहीं गए थे ये लोग? ट्रिब्यूनल में गए थे, नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट से इनको रिजेक्ट किया है, नहीं किया है? इसके बावजूद भी अगर इंक्वायरी होता है तो इतना बवाल करने का कोशिश करता है, इतना अननेसेसरली एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर करने का कोशिश करता है। शांति से अगर आप इंक्वायरी फेस करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गांव के गुंडों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लाठियों से रौंदने की कोशिश की है। अनुसूचित जाति समाज की नाबालिग बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। परिजनों ने विरोध किया तो जमकर लाठी डंडे चलाए गए। सरकार स्कूल चलो के नारे दे रही है। बरसात में बच्चे छतरी लेकर आ भी रहे हैं। ये और बात है कि क्लास में भी वो छतरी खोलकर बैठते हैं। ये हालात उस राज्य में है जहां मुख्यमंत्री खुद को बच्चों का मामा बताते हैं। हमारा लक्ष्य शिक्षा में गुणवत्ता। मैं भी अपने विद्यालय में साल में एक बार जाता ही हूं। हम स्कूलों से, विद्यालयों से समाज को जोड़ना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के स्कूल हैं। यकीनन बच्चों के मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पढ़ाना नहीं चाहेंगे। यकीनन वो इन तस्वीरों को भी बदलना चाहेंगे, ऐसा हमें लगता है। हम आपको धमकी दे रहे हैं कि तुम आओ गाँव में।
जहां शाजापुर जिले के बावलिया खेड़ी गांव में 16 साल की लक्ष्मी पढ़ना चाहती है, वो आगे भी बढ़ी, लेकिन सवर्णों ने उसे कथित तौर पर रोकने के लिए लाठियां चलाई। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाता, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया, तो उसको तीनों ने मारा और फिर हमने उसको छुड़ा के हम घर गए, तभी ये इनके सारे परिवार वाले आ गए, लाठी फरसी ये सब लेकर, और मेरे परिवार को सबको मारा इन्होंने, सबको अलग अलग से चोटें आई है सिर में। मेरे मौसी के लड़के, मेरे नाना जी, मेरे भाई, सबको आई है चोटें। इनके इधर से कोई नहीं जाता है, इसलिए हमें भी नहीं जाने दे रही। ये सब तो बोलते हैं, बोलो। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन ये दो तरफा है। एक पक्ष की ओर से एक रिपोर्ट की गई जिसमें 7 आरोपी बनाए गए, उसमें 323, 294, 34 और SC/SC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध की विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों से पूछताछ की जा रही है। और उसमें और दूसरे पक्ष की ओर से माखन राजपूत ने रिपोर्ट की है, उसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं। बहरहाल जो बच्चे पढ़ने स्कूल आते हैं उनकी हालत भी देख लीजिए। ये दूर दराज नहीं, राजधानी भोपाल में राजभवन के बिल्कुल नजदीक बना सरकारी स्कूल है। स्कूल सामुदायिक भवन में चलता है। जमीन पर 1ली से 5वीं तक के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये सामुदायिक भवन है, इसी में क्लास लगती है, 5 क्लासें एक साथ लगती हैं, सबको अलग अलग ऐसे कॉर्नर करके बिठा देते हैं। ये भोपाल के पौष शाहपुरा इलाके के बीच सरकारी स्कूल है। बरामदे में पानी टपकता है, बिजली के तार खुले हैं, सीलन भरी दीवारों के नीचे बच्चे बैठते हैं। स्कूल में शौचालय गंदा है। शिक्षक आसपास रहने वाले शरारती तत्वों से भी परेशान हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, छोटे बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक, तो प्यून भी नहीं है यहाँ। और ये स्लम्स एरिया होने से यहाँ आए दिन ताले टूटते हैं। ये पुराने कमरे हैं तो थोड़ा पानी तो टपकता ही है, अपन ये करवाते रहते हैं टूट फूट इलाज, पर वो तो वही है ना। टॉयलेट की कितनी समस्या है? टॉयलेट भी बहुत पुराने हैं। आदिवासी बहुल सिवनी जिले के लखनदौन के घनसौर में प्राथमिक शाला के अंदर बच्चे छतरी लगाकर पढ़ते हैं। बारिश में उपस्थिति कम हो जाती है क्योंकि बच्चों के बीमार होने का खतरा है। पूरे कमरों में पानी गिर रहा है, इसलिए गीले हो रहे हैं, इसलिए हमने छत लगा। स्कूल में पानी गिर रहा है, पढ़ाई करने में। धार के लोहेरा बुजुर्ग की तस्वीर हमने कई बार दिखाई, जो आज भी वैसी ही है। स्कूल कैंपस में नई बिल्डिंग बनी, लेकिन वहां बनी रसोई की हालत आप देख लीजिए। पुरानी इमारत में भी गाय भैंस आराम से बांधे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर डिंडौरी जिले में गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की छत पर प्लास्टिक बिछाया गया है। इलाके के गरीब आदिवासी छात्र छात्राएं यहां पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि आसपास कोई दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल है ही नहीं। यहां करीब 400 बच्चे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी से पढ़ने आते हैं। हालात आप खुद देख लें। पानी टपकना बरसातों के दिनों में, जिससे हमें पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आती है सामने से। डर लगता है यहाँ बैठने में? यस सर, बहुत डर लगता है। कभी कभी सडनली छतों से ये जो फर्श होती है वो नीचे फिसल के गिर जाती है सर। पड़ोस की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ जिले में महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ही चले चलते हैं। एक छोटे से कमरे में छत से जगह जगह पानी गिरता है। दीवारों पर बिजली के स्विच लगे हैं, उसके ऊपर से पानी की धार बहती है। बाल्टी लगाकर पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है। अतिथियों की कुर्सियों पर कभी तेज कभी धीरे पानी का झरना बहता है। यहीं से जिले के कुल 1955 प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रबंधन और 2,23,000 छात्रों के भविष्य का निर्धारण होता है। बहुत पानी गिरता है तो हम बरामदे में खड़े रहते हैं। जहाँ हमारे लिपिक लोग बैठते हैं वहाँ पर तो पूरा छज्जे गिरा हुआ है। इसके लिए हमने विभाग को लिखा है, विभाग से मांग भी की है, पर अभी तक से कुछ भी नहीं मिला है। PWD को भी कई बार लिख चुके हैं रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है।
आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में ये स्कूली छात्राएं 4 किलोमीटर पैदल चलती थीं, फिर 4x6 के पलंग पर 5 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि छात्रावास बना ही नहीं था। 2 हफ्ते पहले अखबार में खबर आई तो इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। बिल्डिंग सुविधाएं तो एक तरफ, हालात ये हैं कि चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही, वहीं स्कूल शिक्षकों से खाली हैं। राज्य में 21,077 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। इन 21,077 स्कूलों में 93% ग्रामीण इलाकों में है। अब ऐसे स्कूलों में पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड भी ले लीजिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें देश की शिक्षा व्यवस्था की परख की जाती है, उसमें मध्य प्रदेश 5वें पायदान पर है, छत्तीसगढ़ 18वें। लेकिन परेशानी यह है कि मध्य प्रदेश में 10वीं के केवल 27% छात्र विज्ञान में सूत्र समीकरण हल कर पाते हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो भी इन स्कूलों में आकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शायद वो यहाँ आए तो स्कूली शिक्षा विभाग और मंत्री जी की नजर इनायत इन स्कूलों पर हो और इनके हालात बदले। वैसे इन तमाम तकलीफों को पार करके लक्ष्मी जैसी बेटियां अगर स्कूल आना चाहती हैं तो जातिवाद की बेड़ियों में उन्हें जकड़ने की कोशिश की जाती है और उन्हें रोका जाता है। अब इसका क्या हल हो? बाबा साहब कहते थे कि इसका रास्ता इन किताबों से होकर निकलता है, लेकिन शायद 70 सालों बाद भी समाज इसे समझ नहीं पाया है, स्वीकार नहीं कर पाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश में एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करके 4 लाख करोड़ से ज्यादा की आमदनी का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL के कर्मचारी तनख्वाह और पेंशन के लिए राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। BSNL की बदहाली की कहानी उन्हीं कर्मचारी की जबानी सुनिए। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। हमारी मांग जय 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 जय, देना होगा। नागालैंड से लेकर गुरुग्राम तक आए ये BSNL के इंजीनियर और कर्मचारी हैं। BSNL मुख्यालय के ठीक बगल में 4 दिन से चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में अब तक बातचीत के लिए ना तो कोई मंत्री ना ही कोई नौकरशाह आया है। बगल में हमारे CMD महोदय बैठते हैं, डायरेक्टर HR महोदय बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की कि हमारे 700 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दसियों हजार लोग पूरे देश भर में विक्षुब्ध होकर के अपने वर्क ऑफिस से बाहर हैं, लेकिन उनसे बात करने की जिम्मेवारी अभी तक इस मैनेजमेंट ने नहीं उठाई है। इसी धरने पर ऋचा यादव आई हैं। 2012 में BSNL ज्वाइन किया था। 9 साल बाद पहला प्रमोशन मिला, लेकिन BSNL ग्रेजुएट इंजीनियर्स और टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक वेतन बढ़ने के बजाय तमाम लोगों के घट गए हैं और वक्त से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सर, हमारा पॉइंट यही है कि किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है, और वो किस चीज से होता है, या तो हमारा पे स्केल अच्छा हो या हमारा टाइम बाउंड प्रमोशन हो, या दोनों ही चीजें मैनेजमेंट ने गड्ढे में कर रखी है। सर 10-12 साल के बाद मुझे पहला प्रमोशन मिला है 2021 में। 2010 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, तो ये कितना डिप्रेसिंग है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 2010 में ज्वाइन किया था, उस समय हमारी बेसिक बिफोर रिकमेंडेशन ऑफ PR थी 9,850 थी। उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में हमें कम से कम 70 से 80 हजार रुपए के आसपास मिलती सैलरी, अगर उस कैलकुलेशन पे जाते। उसके बाद PR से सेटल करने के नाम पर हम लोग साथ जो छलावा किया इस मैनेजमेंट ने, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को E1 पे फिक्स कर दिया, 16,400 बेसिक कर दी, और उसके अकॉर्डिंग आज मुझे 60,000 रुपए मिल रही है। डायरेक्टली वो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 20,000 रुपए का डायरेक्टली लॉस है, नेट लॉस है। BSNL काफी समय से आर्थिक नुकसान झेल रहा है। आज जब बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 5G नीलामी में शामिल हो रही हैं, तब BSNL के पास 4G तकनीक तक नहीं है। 2016 में सभी ऑपरेटर ने 4G लागू किया था। आज 2022 लगभग 6 साल हो चुके हैं जहां पे 5G की नीलामी हो रही है। आज BSNL 4G लॉन्च नहीं करा, पब्लिक कैसे हमारे साथ जुड़ेगी?
हालांकि बुधवार को सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज की घोषणा की है। कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में BSNL has become a stable organization. After the 2019 revival package, BSNL has become stable entity. करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सरकार को बीएसएनएल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद आता है बीएसएनएल एक ऐसा विभाग था जहां पर हम लोगों ने खुद लाइन में लगकर बीएसएनएल के सिम को हासिल किया था। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनी की ये दुर्गति हो गई है कि आज की तारीख में ना इनके एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और ना ही प्रमोशन। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।